अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, जून 23 के पेपर से बात हो रही थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी करते हैं। 2 का पार्ट ए ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कैपिटल रास्टिंग का एक अच्छा सवाल था। अभी ज़रा बी पार्ट में बात कर लेंगे, ठीक है जी, जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस पे 15 मार्क का सवाल आया हुआ है। 15 मार्क एक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ए पार्ट भी तकरीबन 15 मार्क का था और बी पार्ट भी 15 मार्क का ही है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बात को। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। अच्छा, इसको भी ना हम आई कैप के सॉफ्टवेयर पे इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो मैं आई कैप का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन भी कर लेता हूँ, ताकि ये है कि हमें आइडिया हो जाए कि हमें साथ साथ कैसे लेके चलना है चीज़ों को, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जो है इधर अपने पास जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और ताकि ये है कि कोई परेशानी ना हो, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे। मेरी गुजारिश होगी, अगर आप में से लोगों ने सॉफ्टवेयर अगर अभी तक नहीं ओपन किया है तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, ताकि ये कि किस तरह हमने सॉल्व करने में फ़ायदा हो जाएगा। एमएस2 में भी देखें पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, और बीएफडी भी आगे जाके कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, तो दोनों एंगल से हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो अच्छा एक हमें आइडिया होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं। और ये सवाल 2B है, इसको भी मैं चाहूँगा ज़रा आप रीड आउट करें, देखें ज़रा क्या कह रहा है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस रेस करते हैं। रिक्वायरमेंट पहले आप पढ़ लेते हैं, बल्कि रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इवेलुएट द 2 अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बीडी एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ फाइनेंस फॉर बीडी। Include calculation that demonstrate the impact on interest cover, gearing measured by book value upon debt, book value of debt divided by book value of debt एंड इक्विटी। यानी कि गेयरिंग का फॉर्मूला भी दे दिया, ताकि वो कंफ्यूजन जो रहती है कि गेयरिंग कौन सी यूज करनी है, बुक वैल्यू वाली यूज करनी है या मार्केट वैल्यू वाली यूज करनी है, ठीक है। या क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, डेट अपॉन इक्विटी यूज करना है या डेट अपॉन इक्विटी नहीं यूज करना है। ये सारी बातें उसमें जो है वो उन्होंने कर दी हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जरा क्या कहते हैं, बात करते हैं जी, और क्या कह रहे हैं ये रिक्वायरमेंट में हमसे। एंड अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पे भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जी अर्निंग पर शेयर को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। बात समझ आ गई आपके? अच्छा जी, एक मिनट इसको देख। जी, तो रिक्वायरमेंट आपके सामने है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अब हम जरा जो है ना क्या कहते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप जरा इसको पढ़ें, सवाल को। सवाल आपके पास मौजूद होना चाहिए। सॉफ्टवेयर नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, रेजिंग न्यू फाइनेंस, ए के बाद से शुरू, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर भी मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया था। अब मैं ज़रा उसको ओपन कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है मेरे पास, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी सॉफ्टवेयर ऑन कर लें, ताकि ये कि परेशानी ना हो। हम एक पेज पे होंगे, जो रिकॉर्डेड वाले हजरात हैं उनसे ही बात होगी। आईडी पासवर्ड मेरे पास मौजूद है यहाँ पे जी, मौजूद है। BFD का आईडी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। BFD डेमो के नाम से आईडी है। C5$123 के नाम से पासवर्ड। चलिए जी, सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा ऑन होने वाला है। और आपके सामने सवाल ही मौजूद है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सवाल भी साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। आगे जी, लेट्स हम क्वेश्चन 2B कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं 2B ही खोलें। यहाँ पे वो अलग बात है, सवाल अलग होगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस के एरिया में क्या करते थे, याद करें। डेट और इक्विटी को जब कंपेयर करते थे तो रिस्क और रिटर्न पे बात करते थे, याद करें पुरानी बातों को। रिटर्न के लिए ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर निकालते थे, और रिस्क के लिए गियरिंग निकालते थे। रिस्क के लिए फाइनेंशियल गियरिंग निकालते थे। इंटरेस्ट कवर भी इस्तेमाल हो सकता था, याद करें।
ठीक है जी, तो ये हमने एक सेटिंग साइड में ऐसे बना ली है ताकि ये कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हमने इसको ऐसे कर लिया कि जैसे पेपर में भी हम ऐसे करेंगे कि स्क्रीन हमारे पास लेफ्ट पे होगी और सवाल होगा और हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। ये हमारा सॉल्व करने वाला एरिया होगा और कहीं एक्सेल की जरूरत पड़ेगी तो ये करेंगे। ठीक है, और सवाल हमारे पास ये खुला हुआ है यहाँ पे। सवाल कहाँ गया जी? सवाल ये रहा। बाकी सब चीज़ें हम बंद कर देते हैं, बाकी कोई चीज़ हमारे काम की नहीं। अच्छा, सवाल पढ़ रहे हैं हम। रेजिंग न्यू फाइनेंस strategically the board would like to invest in all four opportunities and is considering raising additional finance of 4,000 million at year zero to facilitate this। ठीक है जी, 4,000 मिलियन का जो है ना वो फाइनेंस हम रेज करने जा रहे हैं जी। ठीक है, ये हमने बात यहाँ पे देख ली है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि देयर टू ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, 10%। अच्छा, अब इसको ना एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा ये शायद। तो हमें ये करना होगा कि हमें यहाँ लिखना होगा एडिशनल फाइनेंस चाहिए हमें। थोड़ा सवाल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे नॉर्मल रजिस्टर में सॉल्व करते हम करते थे। 4,000 मिलियन का, और उसके बाद टू ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन वन लोन है। 10%, 10 ईयर बैंक लोन। ठीक है जी, और दूसरा क्या है? 1 for 10 राइट्स इशू। और ऑप्शन टू है 1 for 10 राइट इशू। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं कि द बोर्ड एंटिसिपेट इशू कॉस्ट विल बी 3% ऑफ द फंड्स नीडेड। इशू कॉस्ट वो कह रहे हैं 3% होगी। कौन से फंड? डेट में, इक्विटी में? रिगार्डलेस ऑफ विच मेथड इज सेलेक्टेड इन बोथ फाइनेंस। ठीक है, डेटा डेटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जी द फंड शुड बी सफिशिएंट टू कवर दिस इशू कॉस्ट। द फंड रेज शुड बी सफिशिएंट टू कवर दिस कॉस्ट। अच्छा, ये एक याद है, एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में याद है एक अक्सर हम ग्रॉस अप करते थे जब इशू कॉस्ट आती थी, तो याद है ग्रॉस अप करते थे, 0.99 से डिवाइड करते थे। हाँ भाई, पार्टिसिपेट करें, कुछ याद करें, ऐसा याद आ रहा है? अगर 3% इशू कॉस्ट, 2% इशू कॉस्ट होता था तो 0.98 से डिवाइड करते थे। 1% इशू कॉस्ट होता था 0.99 से डिवाइड करते थे। बड़ा फाइनेंस लेते थे, ज्यादा फाइनेंस लेते थे, एक्सेस फाइनेंस लेते थे। क्यों 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 क्यों? क्या लॉजिक थी? क्या लॉजिक थी कि हम एज्यूम करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है? और लॉजिक ये थी कि ये जो बात लिखी है कि द फंड रेज शुड बी सफिशिएंट टू कवर द इशू कॉस्ट, यानी कि इशू कॉस्ट के भी पैसे नहीं है, इशू कॉस्ट के भी पैसे नहीं है, इशू कॉस्ट भी हमने अपने बाहर से फाइनेंस करनी है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात रिकॉल हो रही है? तो यहाँ भी क्या हमें ग्रॉस अप करना पड़ेगा? जी बिल्कुल जी, फाइनेंस ज्यादा लेना पड़ेगा। 100 रुपए नहीं, 103 पॉइंट समथिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1.03 नहीं होगा, 0.97 से डिवाइड होगा। बाबा याद आ रही है बातें? और एक सवाल एपीवी का मैंने ऐसे भी कराया था जिसमें मैंने ग्रॉस अप नहीं करवाया था। नहीं करवाया था क्यों? वहां पे लिखा हुआ था कि जो इशू कॉस्ट होगी वो हम अपने फंड से फाइनेंस करेंगे, वो रेस्ड फंड से फाइनेंस नहीं करेंगे, न्यू फंड से फाइनेंस नहीं करेंगे, वो ओन फंड से फाइनेंस करेंगे, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से फाइनेंस करेंगे। कहीं ऐसी लाइन लिखी थी 2022 के किसी सवाल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां हमने ग्रॉस अप नहीं किया था, वहां हमने ग्रॉस अप नहीं किया था। क्या ये बात समझ आती? क्लियर है बात हमें? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इशू कॉस्ट हमने कहा जी ठीक है, दोनों बोथ फाइनेंस में होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 0.97। तो फाइनेंस रेस कितना हो जाएगा? निकाल लें। कितना बनता है? 4432। हम्म,
फोर फोर कितना मिलियन था? 4,000 मिलियन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा है एडिशनल फाइनेंस 4,000, मतलब यार देखें, आपको ऊपर वाले सवाल से भी कनेक्ट कर लो चाहो तो, कि ऊपर वाले सवाल में भी आपको कुछ बताया हुआ था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पैसे नहीं है, ये है वो है। तो कहने का मतलब हमें कुछ, हमने प्रीवियसली एक वर्किंग की थी, तो 4,000 का जो फाइनेंस है वो ये कह रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज के लिए चाहिए। हमजा सिद्दीकी, पहले हम ये क्लियर कर लें। थैंक यू अब्दुल मुइज। 4124 आ रहा है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमजा सिद्दीकी, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं, कि ये चार अपॉर्चुनिटीज के लिए 4,000 मिलियन, इसमें कहीं ये नहीं लिखा इशू कॉस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाद में जब नीचे आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है 4,000 है, उसमें तो 4,000 मिलियन चाहिए। मगर जब हम नीचे आएंगे तो पता चला कि इशू कॉस्ट के लिए भी हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। इशू कॉस्ट इज जस्ट लाइक एडिशनल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या नाम है हमजा, इसीलिए चूंकि एडिशनल फॉर्मेशन है इसलिए हम इसको इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हम इसके अलावा काम करेंगे। इसके अलावा वरना अगर हमने इसी में शामिल किया तो 4,000 का 3%, 120 तो वहीं चला जाएगा। तो जो हमारी फोर अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए फिर हमें जो पैसे चाहिए 4,000 मिलियन, वो फिर कम पड़ जाएंगे, उसके बाद फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। थैंक यू अब्दुल मोईस। 4124 में कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई कि द बोर्ड इज लाइक टू अंडरस्टैंड द बोर्ड इज लाइक वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यू फाइनेंस विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सम ऑफ द की रेशियोज extract from BD's forecasted financial statement for the year ending 30th June 2024 show the following। बैलेंस शीट आपके सामने है और पीनल आपके सामने। शेयर कैपिटल 100 रुपए का है जी, 1,000 मिलियन जो है वो टोटल अमाउंट है। शेयर प्रीमियम 10,160 के, रिटेन अर्निंग 99,150 की है, 10% डिबेंचर 40,200 रुपए का है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,560, इंटरेस्ट 4,020, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,540, टैक्स 29%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इंटरेस्ट हो गया 8,193। The forecast have been prepared on the assumption that BD invest 10,000 million in the optimum way. Further, BD expect to have sufficient fund to invest in later years, that is from year one and onward। तो कोई कैपिटल राशनिंग की सूरत हाल नहीं बन रही है यार, इस पार्ट के लिए आपको कैपिटल राशनिंग सोचना भी नहीं। इसलिए इसने बोल दिया कि कोई फंड की शॉर्टेज नहीं आएगी आगे जाके। Requirement: evaluate the two alternative option of finance available to BD and recommend the most suitable form of finance for BD. Include calculation that demonstrate the impact of interest cover, gearing measured by book value of debt upon book value of debt upon equity and earning per share for each alternative। जब भी इस तरह का सवाल आएगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लें। मैंने कहा मैं आईकैप के सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक बनेगा करंट, फिर एक बनेगा ऑप्शन वन जो कि लोन है, फिर बनेगा ऑप्शन टू जो कि राइट शेयर है। ठीक है ना? तो तीन चीजें निकालनी है हमें, इंटरेस्ट कवर निकालना है। ठीक है जी, इंटरेस्ट कवर निकालना है। और इसके अलावा हमें अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्लास को स्टार्ट हुए 15-20 मिनट हो गए, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट आए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15-20 मिनट आएगा हो चुके हैं। 15 मिनट समझ लें आप। अच्छा, इंटरेस्ट कवर के अलावा हमारे पास और क्या है जी? ये अभी शुरू ही हुआ है, समझे, रीडिंग ही की थी। और क्या था? गेयरिंग कह रहे हैं निकालने को। फिर वो क्या कह रहे हैं हमसे? ठीक है जी, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं बराबर में। फॉर्मूला में बताया इंटरेस्ट कवर का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ये ऊपर कॉपी हो जाएगा बाद में ना, मेन उसमें कॉपी कर लें। गियरिंग का फॉर्मूला उसने क्या बता दिया कि बुक वैल्यू पे काम कर लें। F2 नहीं दबता भाई। डेट, अच्छा ये यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया। ठीक है जी, और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आपको पता है जी, अर्निंग्स, इसे हम पैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स।
फॉर्मूला लिख रहे हैं, एमएसए लेवल पे नहीं लिख रहे होते क्योंकि वहाँ मार्क्स कम होते हैं और काम काफ़ी ज़्यादा करना होता है, मगर यहाँ हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। ठीक है जी, तो एग्जिस्टिंग अभी निकाल लें, पहले हम आसान कर लेते हैं बात को ताकि सवाल में इन्वॉल्व हो। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवर कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,560 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,020। ठीक है ना। वर्किंग भी शो कर दें हम, वर्किंग भी शो कर देते हैं। 4,020, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है। 3.87, 3.87, 3.88 कर लेते हैं। 3.87, हाँ। टाइम पे आता है ना। ठीक है, ये देखिए मैंने उसको क्या किया, जो आंसर आया था उसी को मैंने चेक करके उसी के आगे टाइम लिख दिया। ठीक है, थोड़ा चेंज किया है ताकि मुझे ऊपर लिखने में आसानी हो। इतने डेसिमल तो नहीं सकता ना, अच्छा। और ये एक लाइन छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। लाइन कैसे छूटेगी यहाँ पे, इंसर्ट करने को दे रहा है ये, इंसर्ट, इंसर्ट नहीं करने को दे रहा। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ओहो अच्छा, इसको ऊपर करने दे रहा। इंसर्ट कर दिया इसने। तो हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ इंसर्ट नहीं किया इसने। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको कट करके नीचे ले जाते हैं। अच्छा, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये भी कितना है जी, सवाल में आपके सामने फिगर मौजूद है डेट की, 40,200। मैं जानबूझ के वर्किंग भी शो करना चाह रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। और 15,000, 150,510, ये टोटल है ना डेट और इक्विटी का, 150,510, उसने बोला है दोनों को ऐड करके लिखना है। %26.7 आ रहा है, 26.7 आ रहा है, तो हमने इसको 26.7% लिख दिया। ठीक है, मैं टाइप करके बाद में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो जब मैं टेबल पे जाऊंगा। और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग्स आपके पास सवाल में मौजूद है, पीएटी की फॉर्म में। 8193, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 1000/100, 1000/100, 10 हो जाएंगे। दस इधर ही क्यों चला गया। $819.3, ये रुपीज में आएगा। ठीक है जी, ये मैंने एक साइड कंप्लीट कर ली है करंट वाली। अब दो रह गई हैं, लोन वाली और शेयर्स वाली। शेयर्स है जी, ये शेयर नहीं है, गलती हो गई मुझसे। ठीक है, अच्छा अब यार इस तरह के सवालों में ना मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप ना एक पीनल बना लें, क्योंकि इंटरेस्ट कवर में इंटरेस्ट एक आ रहा है, वो पीनल का आइटम है। अर्निंग पर शेयर में अर्निंग्स आ रहा है, वो पीनल का आइटम, पीनल का आइटम है। प्रॉफिट लॉस का आइटम है, इनकम स्टेटमेंट का आंसर आइटम है। तो मेरी आपको एक गुजारिश ही होगी कि आप ना एक साइड में एक वो बना लें, क्या, इनकम स्टेटमेंट, छोटी सी, अलग। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बिल्कुल वैसी इनकम स्टेटमेंट जैसे सवाल में बनी हुई है, ऑप्शन 1 की अलग बनाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग की तो बनी है, वो बनाने की जरूरत नहीं है ना, टाइम ना हो। और ऑप्शन 2 की अलग बनाए। अच्छा, ये बात हमने कर ली, फाइनेंस कितना रेज होगा, 4124। ठीक है, तो गौर से देखिएगा, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, दिया हुआ है। वो स्ट्रक्चर रहने दें एज इट इज। वो एंड में हमने 15 मार्क का सवाल है, अपने पास काफी टाइम है, 15 मार्क का सवाल है, हमारे पास खेलने को काफी टाइम है, और इसमें काम भी बहुत करना है, थ्योरी भी लिखनी है इंशाल्लाह आगे जाके।
आज थ्योरी की भी बात कर लेंगे इस सवाल से रिलेटेड। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है जी? वो चेंज नहीं होगा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कोई चेंज बताया ही नहीं है इसने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कोई चेंज बताया ही नहीं है, उसूली तौर पे बताना चाहिए था, नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वही एज इट इज इस्तेमाल कर लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,560, 15,560, 15,560। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए इंटरेस्ट पे। या इंटरेस्ट चेंज होगा? जी बिल्कुल चेंज होगा, पहले केस में होगा, दूसरे केस में नहीं होगा। ऑप्शन वन क्या था हमारे पास? लोन था ना। तो लोन के केस में इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताएं जरा, जवाब दें। पुराना इंटरेस्ट कितना था? पुराना इंटरेस्ट था 4,020। नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अरे भाई नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4,020 में ऐड कर दो। नया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4,124। आपने नया फाइनेंस रेज किया, गौर से देखना भैया, बाद में बोलना नहीं कि समझ नहीं आया था। 4,120। 4,124। 4,124 का 10%। 4,124 का 10%। 4,124 जो है नया फाइनेंस है। इस नया फाइनेंस पे रेट जो था वो 10% था। 10% है वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बैंक लोन। तो क्या बना ये ऐसे वर्किंग हो जाएगी भाई। ये वर्किंग भी देखो साथ साथ मैंने लिख दी है आपके लिए। तो कितना हो जाएगा ये? इजिकल टू लगा देते हैं। 4,432.4 माइनस में कर देते हैं। 4,432.4 और ऑप्शन टू में इंटरेस्ट सेम रहने का है भाई। ठीक है, ऑप्शन टू में तो सेम रहेगा ना भाई, क्योंकि ऑप्शन टू में तो शेयर्स हैं। जब शेयर्स है तो इंटरेस्ट सेम रहने का है, 4,020। वैसे एक ही बनाने की जरूरत थी, बट खैर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस करते हो, फिर क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, पीबीटी आता है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स आ जाएगा 29%। फिर पीआरटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको अर्निंग भी कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स, चलो देखते हैं। ठीक है जी, 8,193.4। तो ये हमारा रेडी हो गया, ये इसको आप चाहो तो ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये रेडी है ना। अच्छा, न्यू शेयर्स कितने इशू होंगे? न्यू शेयर्स आसान है यार, बस पेपर में थोड़ा आपने हाथ साइड रखना है। न्यू शेयर्स कितने इशू होंगे?
1/10 लिखा हुआ है। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? चलिए इस तरह बात कर लेते हैं। टेन मिलियन शेयर, न्यू शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 मिलियन का 1/10। ठीक है जी, हो गया 11 मिलियन शेयर्स। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? दिस इज फाइन। ओके। अच्छा, अब ये हो गई बात। अब हम जल्दी से वापस अपने पुराने टेबल पे आते हैं, जल्दी जल्दी से। काफी सारी बातें हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही 15,560 है। इंटरेस्ट हमारा चेंज हो गया है जी, 4432.4। कितना हो जाएगा ये, डिवाइड कर लें। 3.5 टाइम्स। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पे सेम रहेगा? यहाँ पे सेम रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 15,560, यहाँ इंटरेस्ट सेम है ना, 4020। तो ये कॉपी कर लेते हैं, ये वाला यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, ऑनलाइन का फायदा हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? तो हमारा इंटरेस्ट कवर तो निमट गया। हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, हमारे पास इंटरेस्ट भी है, सिर्फ एक जगह चेंज हुआ, लोन वाले केस में, शेयर वाले केस में एज इट इज है। जो गेयरिंग है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, इसको और से देखना है, ये थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे पहले डेट पे बात कर ले, डेट कितना हो जाएगा, जो न्यू डेट हो जाएगा, जो न्यू डेट हो जाएगा। पुराना डेट कितना था? पुराना डेट कितना था? 40,200। न्यू डेट कितना है? न्यू डेट कितना है? ये रहा नया फाइनेंस है, 4124। मुश्किल तो नहीं लग रहा यार? 44324। ठीक है, और इक्विटी कितनी हो जाएगी न्यू? ये गौर से देखने की है यार। न्यू इक्विटी गौर से देखने की है। रिवाइज अर्निंग, रिटेन अर्निंग रेट चेंज होगी। ये आई कैप के सोल्यूशन से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, क्योंकि आई कैप ने इसको चेंज नहीं किया। देखें, एक बात को समझिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेट की वैल्यू तो सेम है। अच्छा, एक और चीज ये कि हाँ चले, मैं रिटेन अर्निंग में बात करता हूँ। देखें, ये जो सवाल में रिटेन अर्निंग दी हुई है, ये आपको 2024 के एंड की दी हुई है, जरा गौर से देखिएगा प्लीज। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। 30 जून 2024 की लेवल की दी हुई है, ये देख रहे हैं, 30 जून 2024 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो रिटेन अर्निंग दी हुई है, ये भी 30 जून 2024 की है। और इसके बाद जो आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, ये भी 30 जून 2024 का है। मुझे एक बात का जवाब दें, आपने यस और नो में कमेंट करना है। क्या ये वाला प्रॉफिट 8193, क्या ये वाला नेट प्रॉफिट इस रिटेन अर्निंग में इनकॉर्पोरेट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? जवाब दे दीजिए, यस और नो, हाँ या ना। क्या ये वाला प्रॉफिट 8193 इस रिटेन प्रॉफिट में 99150 में इनकॉर्पोरेट हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? जवाब चाहिए मुझे, हाँ या ना में। बिल्कुल जी, मेजोरिटी सही बता रही है, बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि यस, बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट है। ये तो क्लोजिंग रिटेन प्रॉफिट है। ये तो एंड का रिटेन प्रॉफिट है। बट अगर ये 8193 चेंज होगा, ये आई कैप के सोल्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई भी एडजस्टमेंट, ये 8193 अगर चेंज हो जाएगा, तो क्या रिटेन प्रॉफिट चेंज होना चाहिए या सेम रहना चाहिए? मेरे इस मासूमाना सवाल का जवाब दे दें।
क्या रिटेन प्रॉफिट को चेंज किया जाए या ना किया जाए? जवाब दीजिए। यस। ये आईकेप ने चेंज नहीं किया इसको, बट खैर को बात की। तो रिवाइज रिटर्न एंडिंग के लिए क्या करेंगे? 99,150 है, ये देख लें प्लीज। 99,150 है, गौर से देखेंगे। 99,150 पुरानी रिटर्न एंडिंग है, इसमें आप लेस कर दें, इसमें आप लेस कर दें। ये गौर से देखिएगा, इसमें से आप लेस कर दें पुराना प्रॉफिट 8193 का, जो इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ है। और इसमें ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? इसमें ऐड कर दें नया 7900.6, 7901 कर दें। चले, क्या ये बात समझ आती? कितना बन गया? अरे भैया कितना बन गया? 7901 कर दो इसको, डेसिमल वेसिमल छोड़ दो, चलो बस। 98858। थैंक यू वेरी मच अब्दुल मोइज। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो रिवाइज, इक्विटी कितनी हो जाएगी? रिवाइज इक्विटी कितनी हो जाएगी? ये 1000 प्लस 10,160 प्लस प्लस एक डेट भी चेंज होगी, ऐसा नहीं, डेट को बाद में रखते हैं। कितना बन रहा है डेट देखें। 110018। कितना हो गया? 154342। क्योंकि हमें डिवाइड डेट और इक्विटी चाहिए ना यार। ये गेयरिंग निकल आएगी अब आराम से। ठीक है, गेयरिंग निकल आएगी आराम से। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये नहीं हुआ आई कैप है ना, ये वाला एडजस्टमेंट नहीं हुआ सोल्यूशन में। मेरे ख्याल से ये एडजस्टमेंट होना चाहिए। रिटेनिंग उन्होंने रिवाइज नहीं की, जब भी आपका आंसर उनसे मैच नहीं करेगा। आई कैप के सोल्यूशन से ये वाला आंसर मैच नहीं करेगा। चलो जल्दी से फाइनल कर लेते हैं। 44324। 28.7%। एंड लास्ट इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें ये बात होती है डेट फाइनेंस। तो ऑप्शन 2 की बात कर लेता हूँ। न्यू इक्विटी रेस्ट, वो वही थी ना, 4124। तो रिवाइज डेट और इक्विटी कितनी हो जाएगी इसमें? रिवाइज डेट और इक्विटी कितनी हो जाएगी? रिवाइज्ड रिवाइज डेट और इक्विटी, ये डेट और इक्विटी टोटल 150510 थी। फोर वन टू फोर देखें कितने आ गई। 154634, ठीक है। ठीक हो गया जी। तो डेट इसमें वही रहेगा, 40,200।
लिक्विडिटी चेंज हो जाएगी। 26% आ रहा है जी। 26% आ गया जी। अर्निंग पर शेयर बहुत ही आसान है जी, अर्निंग पर शेयर बहुत ही आसान है। अर्निंग हमने ऑलरेडी निकाल लिया जी दोनों ऑप्शंस में। अर्निंग ये रही जी 7900.6 में। नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ शेयर वही 10 रहेंगे। 790.06। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर चेंज होंगे। नंबर ऑफ शेयर 11 मिलियन होगा ना टोटल बाद में। इसमें 8193 है मेरे ख्याल से। ऑप्शन 2 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8193 है। 11 से डिवाइड कर लें, 744.85। ठीक है जी, अब इसको फाइनली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पे, मगर जरूरी भी था। ये हमारे मेन स्ट्रक्चर में जाएगा, लेकिन काफ़ी मुनासिब है। हाँ, बोल्ड कर लें अगर चाहें तो। मेरे ख्याल से तो काफ़ी मुनासिब प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसमें कोई सवाल है किसी का या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैं यहाँ से चाहूँगा आप नोट करना शुरू करें। मैं अपने पास भी इसको एक लेवल पे नोट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात हमें? जी जी, नोट किया आप लोगों ने? एक बात बताएं, ईमानदारी से, ये आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है सवाल? ये 3 रेशो निकालना ईमानदारी से बताएं, आसान था मुश्किल था? मैं सबसे सवाल कर रहा हूँ वैसे, क्या लग रहा है आपको? इंटरेस्ट कवर, गेयरिंग, ईपीएस, इन हालात में जो हमने निकाला है, सीरियसली स्पीकिंग। और ये एग्जामिनर के कमेंट भी आप पढ़िएगा, मेरे ख्याल से को बहुत खातिर ख्वाह इसमें जो है वो प्रोग्रेस नहीं आई। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, सिंपल है यार काफी, बस सिर्फ आपको पता होना चाहिए। और ये रेशियो तो ऐसे है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अभी मैं इनकी आपसे थ्योरी भी डिस्कस करूंगा, अभी थ्योरी भी मुझे बतानी है। तो थ्योरी भी आप देख के बोलेंगे हाँ यार इसमें कॉम्प्लेक्स तो कुछ था ही नहीं। ठीक है ना, तो टेंशन की बात नहीं है। आप इतनी मेहनत करके जाते हो पेपर में ना, तो कभी कभार कोई आउट ऑफ द वे चीज आ भी जाए तो वो कोई ऐसी नहीं होगी कि बहुत कोई ऐसी इम्पॉसिबल सी चीज हो। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? मैंने डिटेल में सॉल्व इसीलिए करा दिया ताकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बट आई एम वेरी मच होपफुल कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है जी, नोट कर लिया है आपने, अपने पास डॉक्यूमेंट कर लिया है, सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो मुझे ओके कर दे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मुझे इसकी थियोरेटिकल डिस्कशन भी करनी है कि डेट बेहतर है या इक्विटी बेहतर है। फैसला नहीं किया हमने अभी तक, फैसला भी तो करवाना है हमें आपको। हाँ, फैसले की घड़ी तो नहीं आई अभी तक। अभी डब्बे को देखना है और इसकी बेस पे फैसला करना है जी। क्लियर है, आगे बढ़े, अच्छा नोट करें जल्दी से। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमें गौर से पढ़नी है, रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि इवैल्यूएट द टू अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बीटी एंड रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो रिकमेंड भी तो करना है, अभी तो सिर्फ आपने कैलकुलेशन की हैं। एंड डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट हमने बता दिया। अब बारी बारी इम्पैक्ट बता के दे के बताएं कि कौन सा बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट कवर पे। क्या कहते हैं आप? इंटरेस्ट कवर और गेयरिंग को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर ईपीएस की बात कर लेंगे। हाँ, या ये कह लें पहले लोन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन 1 को इवेलुएट कर लेते हैं। चले, ऑप्शन 1, दो ऑप्शन की बात हो रही है ना, फाइनेंस थ्रू बैंक लोन। जी जवाब दें जल्दी से, क्या कहते हैं? इतनी मुश्किल बात नहीं है यार। हाँ, एज एविडेंट फ्रॉम द वर्किंग अवर फिगर्स, फ्रॉम अबव फिगर्स, इंटरेस्ट कवर हैज फॉलन स्लाइटली
फ्रॉम 3.87 टाइम्स, ऐसा ही है, टू 3.5 टाइम्स, showing slight showing showing minor, क्या कहेंगे इसको, showing slight showing interest paying ability, यही होता है इंटरेस्ट कवर, यही बताता है इंटरेस्ट पेइंग पोटेंशियल कितना है ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस का नाम क्या है, बीडी, बांग्लादेश, और बीडी हैज फॉलन ठीक है, बट 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 दूसरी तरफ क्या कहेंगे, बट दिस चेंज इज नॉट वेरी मटीरियल, स्टिल बीडी कैन पे इंटरेस्ट 3.5 times and fall in profits may not affect, may not lead to, आप समझ रहे हैं, अगर प्रोविजन प्रॉफिट कम भी हो जाए इंटरेस्ट पेनिंग करने का कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। आप मेरी बात समझिए, पहले मैं इंटरेस्ट कवर को लेके चल रहा हूँ, सलमान, नहीं बात समझ आ रही है कि इंटरेस्ट कवर बुरा तो हुआ है, वर्स तो हुआ है, ठीक है, मगर ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इज नॉट वेरी मटीरियल और वर्स फॉर द बिजनेस, इतना बड़ा मसला नहीं है यार, बहुत ही माइनर से चेंज हुआ है। हाँ, अगर ये 3.87 से 1.87 हो जाता, 3.87 से 1.87 हो जाता, या 1 से कम हो जाता, मैं कहता यार फिर तो ये मसला है, फिर मैं कहता एब्सोल्युटली नॉट, मगर 3.87 3.5 यार, पहले भी आप तकरीबन जो है वो 4 के आसपास पे करते थे, अभी भी 3.5 है, तो आपका बहुत प्रॉफिट है यार, आप अभी भी 3.5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है, जो कि गैर मुनासिब नहीं है, बहुत मुनासिब है, क्या बात समझते हैं, मेरी बात समझ आ रही है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं है, लेस रिस्क फॉर शेयर होल्डर, ठीक है। दूसरी तरफ एक और बात कर लेते हैं, हम गेयरिंग पे बात कर लेते हैं, गेयरिंग के बारे में क्या कहेंगे, gearing has also increased, क्योंकि फिगर्स को यूज करना है आपने, 26.7% to 28.7%, which has increased financial risk but is not very alarming for BD। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इनफैक्ट rise in gearing, gearing बढ़ती है तो क्या होता है, means more cheaper source of finance is introduced in the business। ये देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, in the form of, इसको तो बल्कि हम कहेंगे कि एक तरह से फायदा हो गया, एक तरह से फायदा हो गया, नहीं, ठीक है ना, कि हमें सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल रहा है,
हमें क्या मिल रहा है? सस्ता सस्ता फाइनेंस मिल रहा है, विच विल, विच में डिक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम क्या कहते हैं, वैग। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो हमने इंटरेस्ट कवर का इस्तेमाल किया, हमने गेयरिंग का इस्तेमाल किया। नहीं, करंट वैग दिया हुआ नहीं है, मगर एक बात है कि हम तो थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं ना। वैग तो वैसे भी रिक्वायरमेंट में कहीं था नहीं कि आप वैग को वो करें, मगर हम एक थ्योरेटिकल डिस्कशन तो कर सकते हैं। लोन चीपर कैसे मिल रहा है? देखें, लोन तो चीपर होता है, ये तो बचपन में हमने पढ़ा था, सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने पढ़ा है कि डेट जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है और इक्विटी एक्सपेंसिव होता है। हमदा सिटी की याद है बिल्कुल, पहली क्लास सोर्स ऑफ फाइनेंस की, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है शेयर होल्डर का। याद आई बात? तो वो वाली बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सस्ता है ना। ठीक है, तो हम उस एंगल से अब्दुल मुईस बात कर रहे हैं कि यार ये मान लिया कितना अच्छा भी है। अच्छा, देखा जाए ना, देखो बुरा नहीं है, डेट के आने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, डेट के आने से बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, यहाँ भी नुकसान हुआ है, वर्स हुआ है, थोड़ा सा खराब हुआ है, मगर बहुत खराब नहीं हुआ यार। और उससे अगर आपको सस्ता सौदा फाइनेंस मिल जाता है तो क्या बुरा है। अच्छा, दूसरा एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ डेट से क्या होगा। हाँ, डेट में एक नुकसान जरूर हुआ है कि ईपीएस गिर गया है मेरे ख्याल से। ईपीएस बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा है, हाँ। तो रिस्क हैज, याद है रिस्क वर्सेस रिटर्न थ्योरी, रिस्क हैज इंक्रीज्ड। अच्छा, दूसरी तरफ इफ वी डिस्कस रिटर्न एंगल, रिटर्न साइड, अगर हम रिटर्न के एस्पेक्ट को कवर करें, देन ईपीएस हैज फॉलन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पोजीशन, however it is still higher than EPS calculated under equity finance। एग्री करेंगे? इक्विटी फाइनेंसिंग से फिर भी बेहतर है। आप देखो ईपीएस यहाँ पे 70.9, 90.6 आ रहा है, has fallen existing 819.3, फिगर को यूज कर लेते हैं, पर शेयर टू 790.06 पर शेयर। however it is still higher than इक्विटी फाइनेंस का जो ईपीएस था। showing more return in case of debt financing as compared with। क्या ये बात समझ आ रही? ठीक है, तो तीनों रेशो से मैंने बात कर ली, मैंने इंटरेस्ट कवर पे भी बात कर ली आपके सामने, मैंने गेयरिंग पे भी बात कर ली आपके सामने, मैंने ईपीएस पे भी बात कर ली आपके सामने। कंक्लूजन अभी नहीं दूंगा, अभी मुझे इस पे भी बात करनी है। ठीक है, बात समझ आई? देखिए, 15 मार्क का सवाल है, आप हल्का नहीं ले सकते ये पेपर में। अगर आपने 15 में से 12-13 मार्क उठा लिए, ये समझे बहुत बड़ा बूस्टर हो जाएगा, और बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है यार। आप मुझे बताएं, अभी तक हमने वर्किंग की, वर्किंग में भी कुछ नहीं था, और अभी हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी में बकायदा पूरी ड्राफ्ट करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है हमें, और बहुत आराम से अलहमदिल्ला हम ड्राफ्ट कर रहे हैं थ्योरी को। ठीक है ना, थ्योरी को बहुत आराम से अलहमदिल्ला ड्राफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा और बात भी करनी चाहिए, बैंक मुझे बताएं, बैंक फाइनेंस जो है वो जल्दी मिल जाता है या देर से मिलता है? क्विकर है या नहीं है? इजी टू ऑब्टेन है या लेस इजी टू ऑब्टेन है? हाँ, कैन बी ऑब्टेन्ड जी।
ये भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और अच्छा बस आपको ये इंश्योर करना होगा, इफ वी प्रोवाइड, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनफ सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट लोन, देन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी चार्ज बाय बैंक। देखिए ना, आप मुझे बताएं, एक होती है सिक्योर्ड लायबिलिटीज, एक होती है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। आप जितनी तगड़ी सिक्योरिटी देंगे, आप जितनी अच्छी सिक्योरिटी देंगे बैंक को, उसका उतना रिस्क कम हो जाएगा, एग्री करेंगे? उसका उतना रिस्क कम हो जाएगा, एग्री करेंगे? जब उसका रिस्क कम हो जाएगा तो वो रिटर्न भी, तो वो अपना रिटर्न कम कर सकता है, यानी कि वो आपसे कह सकता है कि कम रेट दे दो भाई, कोई मसला नहीं है। वो अपना इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा है वो कम कर सकता है, नहीं? क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, और however BD needs to follow all conditions। कंडीशंस को क्या कहते हैं? लोन कोवेनेंट्स, लोन कोवेनेंट्स। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, ये बात समझ आ रही है। 15 मार्क की देखो सवाल था, कैलकुलेशन हमने बहुत अच्छे लेवल पे कर ली है, थियोरेटिकल बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। बातें तो समझ आ रही हैं, लॉजिकल लग रही है, तीनों रेशियो पे हमने बात कर ली, और जनरल सोर्स ऑफ फाइनेंस से भी उठा लिया कि वो सस्ता होता है, वो मतलब जिसे कहते हैं कि, और सिक्योरिटी का अगर हम करेंगे तो वो है, और इजीली मिल जाता है और क्विकली मिल जाता है, और बस हमें कोवेनेंट फॉलो करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? क्या हुआ है? सबसे पहले इंटरेस्ट कवर की बात करते हैं। इंटरेस्ट कवर रिमेन्स द सेम। बहुत ऊपर डिटेल बात हो चुकी है, तो यहाँ छोटी छोटी बात हो सकती है। एंड देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन गियरिंग। 26% पे जा रहा है ना, ये देखो, 26.7 से 26 हो गया। फाइनेंशियली सेम ही है, और EPS has fallen। EPS is lower as well as after obtaining finance through bank loan। ये बात समझ आ रही है? मैं रीड भी कर देता हूँ। इंटरेस्ट कवर जो है वो हमारा सेम ही है, रिमेन्स द सेम, एंड देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन गियरिंग फ्रॉम 26.7 टू 26। कोई खास चेंज नहीं है, शोइंग ऑलमोस्ट सेम फाइनेंशियल रिस्क। However, EPS is lower as compared with existing position as well as position after obtaining finance through bank loan। तो इसका मतलब रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 2022 में भी ऐसी थ्योरी आई थी, सही कह रहे हैं।
सोर्स ऑफ फाइनेंस MSA2 के तकरीबन हर दूसरे पेपर में मौजूद होता है, तकरीबन तकरीबन। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ठीक है। बात समझ आ रही है? और अच्छा, फिर हमने ये बात कर ली, ये हो गई बात। तो राइट इशू का फायदा क्या है? विल कीप, विल नॉट चेंज कंट्रोल द बिजनेस फर्दर। फर्दर कोई कोवेनेंट फॉलो नहीं करे तो कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी नहीं है। आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन लोग आगे नहीं बोलेंगे ऐसे चला लो ऐसे चला लो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? सही है। अच्छा, मगर फिर भी मुझे बताएं ज्यादा बेहतर क्या है? क्या लगता है, डेट ज्यादा बेहतर लग रहा है, इक्विटी ज्यादा बेहतर लग रहा है इन हालात? हाँ, ऊपर वाले डिस्कशन को देख के क्या लग रहा है? जवाब दें। सीम्स दैट, हाँ क्या कहते हैं, डेट में या इक्विटी में? मोर सुटेबल। इन एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? चले जी, इसको नोट कर लें प्लीज। कोई सवाल है या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। आसान सवाल था, परेशानी तो नहीं हुई? थ्योरी भी आसान थी, पकड़ लेंगे पेपर में अगर आएगा तो। MSA2 में तो वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा इस तरह के सवालों से इंशाल्लाह। MSA2 में तो पड़ेगा ही पड़ेगा इंशाल्लाह वास्ता। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रख दें। हाँ, नोट करें जल्दी से, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और फिर अगला सवाल हमें सॉल्व करना है, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ये समझ आए चीज़ें तो यार, ये और लोगों से भी तुम शेयर कर सकते हो, दूसरों का भी भला हो जाएगा इसी बहाने। जल्दी नोट कर लो, फिर हम अगले वीडियो में अगला सवाल करेंगे।